नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मोदी जी, व्यस्तता के बावजूद आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुलकर मन की बात कहें। मेरा मकसद हेडलाइन बनाना या तिल का ताड़ बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप देश की तकदीर बनाएंगे तो आखिर कैसे, क्या है आपकी सोच। और उसी के नाते मेरा पहला सवाल है कि आपका नाम घर घर पहुंचा है, और उस घर घर पहुंचने के साथ में आपने जो नारा दिया है वो कांग्रेस मुक्त भारत का कहा है। क्या कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय वो भ्रष्टाचार मुक्त या बेरोजगार मुक्त नहीं होना चाहिए था? ईटीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने कहा है कि मैं खुल कर के बोलूं, मन से बोलूं। इस देश में मेरी एक बात में तो पहचान है कि मोदी जब बोलता है तो खुल कर के बोलता है, मन से बोलता है, इतना ही नहीं दिल से बोलता है। तो मैं आपसे जो बात करूंगा दिल से करूंगा। और लोकतंत्र में हम लोगों का दायित्व है कि हमारे और जनता के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जनता को हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, ये सब जानने का जनता को पूरा पूरा अधिकार है। और इसलिए मैं इन बातों में मेरा कन्विक्शन है। तो इसके लिए मुझे खुशी होती है जब सच बोलना होता है। तो दूसरा विषय आपने पूछा कि कांग्रेस मुक्त भारत। मैं जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है, उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है, उससे मुक्ति की बात करता हूं। पिछले 10 साल में शायद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार का इतना भयानक रूप देश को कभी देखने को नहीं मिला। और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कुशासन से मुक्त भारत, वंशवाद से मुक्त भारत, अलोकतांत्रिक तरीकों से मुक्त भारत, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से मुक्त भारत, महंगाई से मुक्त भारत, संकटों से मुक्त भारत। और कांग्रेस इन्हीं चीज़ों का पर्याय बन गया है। जी नहीं, लेकिन आप मोदी जी पिछले 60 सालों में 2-3 बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ भी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में बनी, अनुभव मोटे तौर पर यही आया कि चेहरे बदले लेकिन कुछ हुआ नहीं। वही एक तरह से कांग्रेसवाद सही चला या कांग्रेसी अंदाज में ही राज चला। उससे अलग कैसे होगा, क्या होगा? आप एकदम 100% सही है क्योंकि देश में जितनी भी सरकारें बनी अटल जी की सरकार को छोड़ करके, उसके सारे मुखिया कांग्रेस गोत्र के ही थे। वो कांग्रेस में ही पले बढ़े थे, कांग्रेस में ही पैदा हुए थे, लेकिन कांग्रेस से राजनीतिक कारणों से, वैयक्तिक द्वेष के कारण वो निकले थे। तो ये सारी जितनी सरकारें बनी हैं वो एक प्रकार से कांग्रेस की ही सरकारें थी। तो उसका उन नेताओं का गोत्र कांग्रेस का था। अकेले अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था। और इसलिए देश को पिछले 60 साल के शासनों में अटल जी के कालखंड का शासन बिल्कुल भिन्न दिखता है, क्योंकि वो एक भिन्न विचार के, भिन्न संस्कार के, भिन्न संस्कृति के, भिन्न आदर्शों की
राजनीति को लेकर के आए थे। जी नहीं, लेकिन उसमें भी ये कि दिल्ली का जो सत्ता तंत्र है, जो दिल्ली की जो व्यवस्था है सिस्टम में, वो वही चलते रहने के कारण, उसके कारण कोई खास बुनियादी जो एक परिवर्तन या होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसकी कमी है। और उसके कारण अब आगे आपने उस नाते क्या विजन बनाया हुआ? जब मैं गुजरात में आया तो यही तो सरकार थी, यही तो व्यवस्था थी, यही तो मुलाजिम थे, यही फाइलें थी, यही परंपराएं थी। उसके बावजूद भी बदलाव आया। शासन तंत्र जो होता है वो नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, उनके कमिटमेंट पर निर्भर करता है, उनकी योजनाओं पर निर्भर करता है। और इसलिए शासन तंत्र ये संकट नहीं होता है, शासन तंत्र चलाने वाला कैसा है उस पर निर्भर करता है। और इसलिए व्यवस्थाएं, क्या रातों रात आप 2 करोड़ सरकारी मुलाजिमों को निकाल देंगे क्या? आपको चलाना होता है। आपने देखा होगा आपकी चैनल में भी अगर एक एडिटर बदल जाता है तो पूरी चैनल का रूप रंग बदल जाता है। मालिक वही रहता है, मुलाजिम वही रहते हैं, लेकिन रूप रंग बदल जाता है। लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था वही चले, ढर्रा वही चले, तो वो नेतृत्व या संपादक भी कई पूरी तरह फेल, अच्छे संपादक भी है उस जिम्मेवारी में सफल नहीं हो पाते, ये खतरा नहीं रहता है। इसलिए व्यवस्था की जो बुनियादी बातें हैं जिस पे कई लोग कहते हैं कि वो बदलना चाहिए। आप निराशावादी व्यक्ति हैं तो आपको विचार आने बहुत स्वाभाविक है। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, विश्वास रखता हूँ और अनुभव की कसौटी पर कस करके निकला हूँ। और मैं मानता हूँ कि देश बुरा नहीं है, यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं बुरी नहीं है। मुसीबत ऐसी है, सही नेतृत्व मिले, सही दिशा में चल पड़ेंगे। उस नाते पिछली यूपीए सरकार, जो 10 वर्ष की पिछली सरकार थी, उसकी कमियां, उसकी गड़बड़ियों के मद्देनजर आप आगे के मामले में क्या दृष्टि, क्या विजन या क्या ब्लूप्रिंट बनाया हुआ लगता है? सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए, देश के सामान्य मानवी का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से भरोसा टूटा है, न ये प्रधानमंत्री से भरोसा टूटा है, लेकिन सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। कोई देश अविश्वास के बलबूते पर जीवित भी नहीं रह सकता है। चलने का तो सवाल छोड़िए, सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना, एक भरोसा पैदा करना। और ये चुनाव आप देखिए, 2014 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, वो विश्वास, आशा का चुनाव है। आशा विश्वास का इलेक्शन फॉर होप। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है। नहीं, उसी नाते कि जो पिछले 4 साल की जो राजनीति, उसमें नेतृत्व को लेकर, पॉलिटिशियन बिरादरी को लेकर, व्यवस्था को लेकर जितना अविश्वास या हुआ, और अब एकदम विश्वास की जो बात आई है, उसकी मूल पूंजी या उसमें मूल विचार क्या बनता हुआ लगता है? लोग मोदी को भली भांति जानते हैं। लोग अटल जी की सरकार के माध्यम से भाजपा की सरकारें कैसे चलती हैं वो भी अब जानते हैं। लोगों को कांग्रेस शासन और एनडीए शासन में क्या अंतर है अब भली भांति समझ आता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, इन सभी सरकारों ने सामान्य मानवी में एक विश्वास पैदा किया है। और इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि देश के हर कोने में लगता है कि भाई हाँ, इनका इरादा कुछ अच्छा करना है, इनका इरादा कोई देश के गरीब से गरीब का भला करना है। आज आप देखिए, देश की आदिवासियों की जनसंख्या है, उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा करने का सौभाग्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सरकारों को मिला है। और उनके कल्याण के काम जितने भाजपा सरकारों ने किए हैं, वसुंधरा जी जो सोच रही हैं, शिवराज जी ने किया है, रमन सिंह जी कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है, इन सबसे गरीब के गरीब तबके को विश्वास पड़ता है कि हाँ यार, ये लोग हैं जो सिर्फ नारेबाजी नहीं करते हैं, नक्कर परिणाम देते हैं। मोदी जी, आपने
जो विश्वास है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ योजनाबद्ध, समयबद्ध कुछ कार्यक्रम, कुछ ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है क्या? बिल्कुल, मेरे दिमाग में साफ है कि सरकार बनने के बाद क्या प्रायोरिटी होगी, गरीब का भला करने के लिए क्या होगा, शासन व्यवस्था के अंदर जान भर देना, प्राण भर देना, उनको गति देना, देश की जनता जनार्दन में एक विश्वास पैदा करना, मेरे दिमाग में बहुत साफ है। नहीं तो उस नाते आपने जो कहा है और आपकी जो बात है उस बात को एक तरह से लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर लिया और आपको बतौर एक नायक की तरह जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं उसमें मेरा ये कहना है कि लोगों को ये जानने की बहुत कि फला क्षेत्र में क्या होगा, किसमें आपकी प्रायोरिटी होगी, ये एक ब्लूप्रिंट जो एक बनता है उस तरह का कुछ आपने सोचा, कुछ कहेंगे? तो न ही मैं नायक हूँ और न ही मैं इस दिशा में सोचता हूँ। मेरा एक कमिटमेंट है। हमारी प्रायोरिटी कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का नौजवान है, असुरक्षा महसूस कर रही माताएं बहनें हैं, हमारा किसान है, हमारा सेना में बैठा हुआ जवान है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से जवानों के सर काट लिए जाते हैं, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो नारा बदल गया है, मर जवान मर किसान। ये उन्होंने करके रख दिया है। हमारी प्रायोरिटी की स्थितियां बदले। अब जैसे युवकों को रोजगार, मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट सारी दुनिया की आज प्रायोरिटी है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा कमीशन बिठाना पड़ता है क्या? आपका कमिटमेंट चाहिए। अपने आप नौजवानों को हुनर सिखाइए, उनको रोजगार का अवसर दीजिए। आप स्थिति कैसी है? आप दिल्ली में रहते हैं, आपके घर के नलके में पानी जा रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको प्लम्बर नहीं मिल रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, नौजवान बाजार में घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो आप कोई ट्रेनिंग दो ना भाई, स्किल डेवलप करो ना, उसको भी रोजगार मिलेगा, आपका भी काम है। छोटी छोटी चीजें हैं। इन सरकारों ने बारीक चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहो, इसी का नतीजा। मतलब ये कि जो मौजूदा सोच है या जो योजना है उन्हीं पर कायदे से और अगर मजबूती के साथ अमल हो तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति की योजनाएं हैं, वो एक तरफ करके अगर काम हो, वो सारी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति हैं। वो सरकार चलाते हैं चुनाव जीतने के लिए, हम सरकार चलाना चाहते हैं जनता जनार्दन की शक्ति बढ़ाने के लिए। उनके लिए पावर कैसे ग्रैब करना वो है, हमारे लिए जनता जनार्दन को एम्पावर कैसे करना वो हमारा टारगेट है। जी, उस नाते नीतिगत तौर पर क्या कुछ मतलब इसको नीतिगत खांचे में या एक विचारधारा के खांचे में इसको किस तरह रखा जाएगा? जैसे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या हमने हमारे समय की मांग नहीं है कि हमारी जमीन पर उत्पादकता बढ़े? जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, तो जो सीमित जमीन है, आज अगर हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें 1 एकड़ भूमि में आज जितना उत्पादन होता है वो डबल कैसे हो, 3 गुना कैसे हो, ये हम टारगेट नहीं कर सकते क्या? हनुमान काल दिया, क्या हम सॉइल केयर करने के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बना सकते हैं? उसकी ज़मीन की तबीयत कैसी है किसान की, उसको पता तो होना चाहिए। बेचारे को पता नहीं है, वो कोई भी फर्टिलाइजर डाल देता है, वो कोई भी प्रकार की दवाइयाँ डाल देता है, उसको पता नहीं होगा कि इस ज़मीन में कौन सी फसल हो सकती है, वैज्ञानिक तरीका दे सकते हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था रिवर ग्रिड का, अगर नदियों को जोड़ने का काम किया होता तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर संकट आता है, बाढ़ से बचेंगे, जहाँ सूखा रहता है संकट आता है, सूखे से बचते हैं। अगर इस काम, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया है क्यों अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा। अब देश के सभी लोग मानने लगे हैं कि अगर हम गंगा और कावेरी को जोड़ते हैं, हम बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों के साथ जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं। ये बड़ा विजन आपका कृषि और सिंचाई को लेकर है जिस पे अमल की उम्मीद की जा सकती है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ये गुजरात
गुजरात कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं था, हमने आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्थान बना दिया। उसी प्रकार से हमने श्वेत क्रांति की, लेकिन उसको गुजरात तक सीमित रह गया। क्या हिंदुस्तान के पशुपालक, हिंदुस्तान के किसान उसको पशुपालन के साथ जोड़ करके वो उसको वायबल कैसे हो, हमारे पास जितने पशु हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और ये इनकम उसको कैसे बढ़े। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को टुकड़ों में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 हिस्सों में देखना चाहिए। 1/3 रेगुलर कृषि, 1/3 पशुपालन और 1/3 जहाँ खेत का किनारा होता है, किनारों पर वृक्षों की खेती। वृक्षों की खेती के कारण क्या होता है, आज देश को जो टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है ना, टिम्बर इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी। हम एक नए तरीके से सोचे। दूसरा, देश का दुर्भाग्य है, किसान अनाज पैदा करता है, खेत में काम करता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता है। किसान हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का पेट भर करके उससे संतोष होता है, लेकिन वही अनाज जब सड़ जाता है तब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इस अनाज को गरीबों को बांट दो। वो अनाज गरीबों को नहीं बांटते, सड़ने देते हैं और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसे में बेच देते हैं। इसकी किसान को कितनी पीड़ा होती होगी, इसका किसी को अंदाज नहीं है। इससे हिंदुस्तान की जवानी कितनी बर्बाद होती है, इसका किसी को अंदाज नहीं है। और इसलिए हम व्यवस्थाओं में कैसे एक तौर तरीके बदले। नरेंद्र मोदी के अनुसार रोजगार और औद्योगिकीकरण के साथ खेती जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि कृषि आधारित उद्योग लगाकर युवाओं के लिए बहुत रोजगार अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इस बारे में उनका कहना है, आज रोजगार के लिए अनेक अवसर हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अवसर है, लेकिन हमने औद्योगिक क्षेत्र की प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। क्यों न हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों न दें, हम वैल्यू एडिशन क्यों न करें। हमारा किसान टमाटर बेचता है तो बेचारे को पैसे नहीं मिलते हैं, बिगड़ जाता है, लेकिन टमाटर का केचप बनता है तो उसकी इनकम बढ़ेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा दें। गुजरात क्योंकि समुद्र का किनारा लिए हुए हैं, उस नाते बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अनुभव है उसी में उनका यह भी मानना है कि शिपिंग उद्योग का विकास करके काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इतना बड़ा समुद्री तट है हमारे पास, कम से कम टेक्नोलॉजी की जिसमें जरूरत होती है, टर्नर, फीटर, वेल्डर से जो काम होता है वो है शिप इंडस्ट्री, शिपिंग, शिप बिजनेस, शिप बिल्डिंग। आज कोरिया जैसा देश शिप बिल्डिंग में इतना आगे बढ़ गया है। हम हमारे समुद्र तट पर इस शिप बिल्डिंग को कितना बढ़ावा दें ताकि दुनिया में शिपिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मांग है, हम गरीब से गरीब को रोजगार दे सकें। नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र पर बहुत जोर देते हैं। इस बातचीत में उन्होंने इसके जरिए देश और दुनिया को जोड़ने की अपनी सोच बताई, तो यह भी कहा कि इससे काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। टूरिज्म, दुनिया के अंदर $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान के पास सारी दुनिया को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। हम अगर टूरिज्म पर बल देते हैं, गरीब से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। चाय बेचने वाला कमाता है, पकौड़े बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कमाता है, और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहता है। और उसके कारण इतना बड़ा हिंदुस्तान की इकोनॉमी जनरेट हम कर सकते हैं। हम टूरिज्म सेक्टर को कैसे बल दें। इतना ही नहीं, मेरा एक कन्विक्शन है, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में दुनिया की आपकी छवि पहुंचाता है। दूसरा मेरा तो नारा है, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। विश्व को जोड़ने की ताकत टूरिज्म में है। इस आम चुनाव में लोगों के स्वास्थ्य हक का मसला उभरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच अलग ही है। वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नजरिए की जरूरत बताते हैं। उनका कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी जरूरतों के साथ छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है, हम लोग अभी अटके हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। आवश्यकता है हेल्थ एश्योरेंस की। दूसरा, हम लोग बीमारी की चिंता करते हैं, तंदुरुस्ती की चिंता नहीं करते हैं। हमने अपना फोकस
वीकनेस के ऊपर जाना है कि वेलनेस पर जाना है, ये बदलना पड़ेगा। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पीने का लोगों को शुद्ध पानी मिलता है तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। स्कूल के अंदर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें अगर सिखाई जाएगी, हाथ धोना चाहिए, हाथ धो करके खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ ये सबसे बड़ा आवश्यक काम है। सफाई, महात्मा गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते रहे। अब 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 होंगे। क्या ये देश सपना नहीं देख सकता? जब गांधी के 150 हम मनाएंगे तब हिंदुस्तान में गांधी को हम एक स्वच्छ हिंदुस्तान देंगे। गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते थे। हम सफाई को ही एक मोटो बना लें और हम सफाई के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आप देखिए हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरा, सबसे बड़ी आवश्यकता है डॉक्टरों की। आज देश की आवश्यकता की तुलना में हम 10% भी डॉक्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस कम है, स्टूडेंट्स को अवसर नहीं मिल रहा है। क्यों ना हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को क्यों आगे ना बढ़ाया जाए? उसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल भी एक अच्छा बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा और वहीं के नौजवान अपने गांवों में सेवा भी करेंगे, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़े। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आवश्यक है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का आवश्यकता है। तीसरी बात है दवाई सस्ती कैसे मिले? क्यों ना हम दवाई सस्ती दे सके? हम रिसर्च और इनोवेशन को बल दें, हम दवाई सस्ती दें। अगर ये हम कर सकते हैं, हाँ, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है, लेकिन एक शिफ्ट चलता है, उसको 2 शिफ्ट क्यों नहीं चलाया जा सकता है? ज़्यादा पेशेंटों को, यानी छोटे छोटे सुधार से भी हम बदलाव ला सकते हैं। आपकी माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे जो ये आर्थिक सोच, कृषि, उद्योग, राजकाज के तौर तरीके, इसको, ये जो आपने सोचा, जो आपके अनुभव से निकला, इसको किसी आपने थिंक टैंक के अंदाज में, या दिल्ली, या जो अगर दिल्ली में सरकार बनती तो उसके नाते क्या कोई थिंक टैंक या कोई कार्य योजना या कुछ, मतलब ये आपके जो तमाम विचार है इसको अमली जामा कैसे, मतलब क्योंकि जैसे वहाँ योजना आयोग का डर रहा है या तमाम जो बातें हैं उससे बाहर कैसे निकलेंगे? 125 करोड़ देशवासी, यही मेरी थिंक टैंक है। हजारों साल की विरासत, यही मेरी थिंक टैंक है। बदलता हुआ विश्व, नई नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशंस, ये मेरी प्रतिबद्धता है और इसमें जुड़ने वाला हर व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक है। नहीं, ये आपके व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। मतलब और कभी कभी एक गांव का गरीब किसान का सुझाव भी देश के बदलाव लाने का बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मतलब दिल्ली का जो नौकरशाही ढांचा, जो वहाँ की प्लानिंग का जो अंदाज है, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे? आप अपने मौलिक, आप अपनी सोच के अनुसार उस पर अमल करवाएंगे? आपकी सोच, आपके शब्द, आपका अनुभव मेरे मुंह में मत डाल। टैक्सेशन के संबंध में कोई एक आपकी विश्वसनीय नीति होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति इस आशंका चलते आपके यहाँ आता नहीं। मतलब आप टैक्सेशन की जो पूरा विवाद हुआ उसको लेकर ठोस उसी प्रकार से ये पाश्चात्य असरों से जो टैक्सेशन की बातें आ रही हैं, दुनिया में कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आप जो डील करते हैं उसको ठीक रहना चाहिए। आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजें नहीं करनी चाहिए। विश्वास, यानी आप सामान्य व्यापार में भी विश्वास उठ जाता है तो अंतरराष्ट्रीय जगह, और जब दुनिया में आप चाइना के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, आप पूरे एशिया के अंदर अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो विश्वास पैदा करना, और मैं बताता हूं जी, विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होती है और सरकार को विश्वास तोड़ने वाले कदम कभी उठाने नहीं चाहिए। उस विश्वास, और यही विश्वास की खातिर में मेरा यही सवाल है कि आर्थिक सुधारों को लेकर आपकी क्या रफ्तार है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि कितना आगे बढ़ेंगे, किस में, जो बीच में अभी जिस तरह के विवाद, जिस तरह के अवरोध आए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तिजोरी खाली करने के वोट बैंक के कार्यक्रमों को लोग आर्थिक सुधार कहते हैं। वो आर्थिक सुधार नहीं है। आर्थिक सुधार वो होते हैं जो आपकी सारी व्यवस्था में नए प्राण भरते हैं, एक नई सोच की शुरुआत होती है, लोगों को आने का अवसर पैदा होता है। आर्थिक सुधारों से ये बनना चाहिए।
आपने तो इतने कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, आदमी कानूनों के जंगल में ही फंसता चला जा रहा है। आवश्यकता ये है कि हम कानूनों के जंगल को जरा कम करें, सिंप्लीफाई करें और प्रोसेस को बहुत शॉर्टकट करें। हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन हमारी सरकारों में फाइल है 40 धाम की यात्रा पूरी करे तब भी फाइल का मोक्ष नहीं होता है। ये बंद होना चाहिए। क्यों ना हम व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज करें। दूसरा, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लानी है। अब एनवायरनमेंट मैं बताता हूं क्या कारण है कि एनवायरनमेंट के नाम पर सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए। सिग्नेचर की हुई फाइलें पड़ी है, क्यों पड़ी है? आखिर के मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है, क्यों बदलना पड़ रहा है? कितनी गंभीर समस्या है। और इसलिए हम जब जितनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, चाहे ई प्रोक्योरमेंट हो, ई टेंडरिंग हो, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम करेंगे, दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ेगा। मतलब ये सुशासन के आपके जो पैरामीटर में ये सारी चीजें आती है। ये सुशासन के ही नहीं है, सुशासन के तो है ही है, लेकिन ये एक विकास की लंबी सोच का भी हिस्सा है। आपने गुजरात के अंदर औद्योगिकीकरण का जो माहौल बनाया, जो किया, उसका गुजरात के इस मॉडल को क्या अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अमल किया जा सकता है? पहली बात यह है, उस पर कितना फोकस रहेगा? पहली बात यह है, भारत एक संघीय ढांचा है। हमने राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र की नीतियां ऐसी हो जो सब राज्यों की उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर दें। अगर मुझे मान लीजिए दिल्ली में के सरकार के पास किसी देश का एक डेलीगेशन आया, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दिल्ली सरकार कहाँ इन्वेस्टमेंट कराएगी? उसका काम है कि वो मान लीजिए भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट करने योग्य है, तो बिहार की सरकार से उनको मेल करवा दे, उनको विश्वास दे। उसको विश्वास होना चाहिए बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मेरे साथ है। आज वो एनवायरनमेंट नहीं है, आज वो एनवायरनमेंट नहीं। आपको मैं हैरानी होगी, गुजरात में हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ आए, भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि तुम गुजरात क्यों जा रहे हो। दिल्ली सरकार ने राज्यों के विकास में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए ये बातें बहुत बड़ी मदद करती हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी नरेंद्र मोदी की दृष्टि अलग है। सुरक्षा के मसले पर वे केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कामकाज का सवाल उठाते हैं। पहली बात है, भारत सरकार के पास जितने डिपार्टमेंट हैं वो मिजरेबली फेल हुए हैं। जिन डिपार्टमेंट विभागों में थोड़ा राज्य का कंट्रीब्यूशन में थोड़ा कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट, चाहे एविएशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, मिजरेबली फेल गए हैं। आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कभी हमने देखा है कि सेना और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में तनाव हो? 60 साल हो गए, इंदिरा जैसे लोग राज करते थे। क्या कभी सेना में हिंदू कौन मुसलमान कौन ये गिनती करने का पाप हुआ है क्या? ये काम किया जा रहा है। आज देखिए हमारी पनडुब्बियां डूब रही है, हमारे सेना के जवान मारे, क्यों? सब कहते हैं भाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारे संसाधनों को भी हम आधुनिक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जवान कुछ तो इसलिए मारे जा रहे हैं कि ट्रक ऐसी हैं पहाड़ों पे जा नहीं पाती और बाद में उनको मरने की नौबत आती है। कम से कम हमारी सेना को आधुनिक कैसे बनाएं, वेल इक्विप कैसे रखें, उनमें डिसिप्लिन की दिशा में और सरकार और सेना के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। और हम किसी को मारने के लिए सेना तो तैयार नहीं करते हैं, हम आत्मरक्षा के लिए सेना तैयार करते हैं, हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए सेना तैयार करते हैं। चीन, पाकिस्तान, उनके जो रवैये हैं, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाला है, क्या हमने विजुलाइज किया है? उसके बाद हमारी सीमा पर क्या क्या समस्या आने वाली है, उसके लिए हमने हमारी सेना को अभी से तैयार किया है क्या? उस दिशा में जो सोच होनी चाहिए वो आज नहीं है। सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं, सर काट लिए जाते हैं और एक आध बयान दे दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। उसमें भी सेना एक बयान देती है,
पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर दूसरा बयान देते हैं और इसका मजा पाकिस्तान उड़ाता है। तो ये स्थितियां बदलनी चाहिए जी। पर इस स्थिति के लिए आपने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, जो वहां की जो ढांचा ढल रहा है, वो ज्यादा जिम्मेवार, या मतलब वो ढांचा भी, वो मिनिस्ट्री भी नेतृत्व की वजह से ठीक हो सकता है? यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है और ये पूरी सरकार को मैं जिम्मेवार गिनता हूं, उनके एनएसी को भी इसमें मैं जिम्मेवार गिनता हूं, वो सबको जिम्मेवार करता हूं। मैं एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं करता हूं, पूरे उनकी सोच। अब मुझे बताइए, आज हम अरबों खरबों का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का। क्या भारत के नौजवान डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकते क्या? डिफेंस ऑफसेट हम नहीं बना सकते क्या? क्यों ना हम एक प्रोग्रेसिव एग्रेसिव पॉलिसी न बनाए? क्या हमारे हिंदुस्तान के ही उद्योगकार, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो डिफेंस के लेकर के नए कोर्सेज चालू करें और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे साधन हम बनाएं? और क्यों हिंदुस्तान सपना न देखें कि हम आज दुनिया से हम शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करते हैं, हम वो ड्रीम करें कि हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का संकट बंद हो जाएगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी सेना के जवानों में ताकत आएगी। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार किया हुआ है। हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्या पर उनके अपने जवाब है, सोच है। उनका मुकाम दिल्ली में 7 रेस कोर्स का प्रधानमंत्री निवास है। इसलिए मैं ये पूछने से अपने को रोक नहीं पाया कि यदि उनका सपना साकार हुआ, यदि वे शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे, तो ऐसा होना वे किसकी बदौलत मानेंगे? नियति और भाग्य की बदौलत या कर्म की बदौलत? इस पर नरेंद्र मोदी का जवाब था, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। जनता निर्णय करेगी। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, एक व्यक्ति के नाते, अब सारा देश जानता है कि मैं कहां पैदा हुआ, कैसे पला बढ़ा, और मेरा इस जीवन में विश्वास रहा है। और मैं देश के नौजवानों को भी हमेशा कहता हूं, जीवन में कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। और मैंने भी कभी जीवन में कुछ भी बनने का सपना नहीं देखा है। मैं आज 27 तारीख को आपसे बात कर रहा हूं, तब भी मैं कह रहा हूं कि मैंने जीवन में कुछ बनने के सपने नहीं देखे। हाँ, करने के सपने देखने चाहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जीवन जुटा देना चाहिए। और मेरा क्या कर रहा है? देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी, गरीब, वंचित, इनके कल्याण के लिए मेरा जीवन काम आए, इस मकसद से घर छोड़ा है, इसी मकसद से परिवार छोड़ा है, इसी मकसद से गांव छोड़ा है। भारत मेरी माँ है, 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, उस परिवार में मैं खप चुका हूं और यही करने का लेकर के सपना लेकर निकला हूं। बनने का सपना नहीं, करने का सपना। ये मैं बार बार कहता हूं। बनना वाली बहुत छोटी बातें होती हैं, कुछ करना ये बहुत बड़ी बात है। आप बचपन से अपने इरादों के धुनी रहे, कुछ करने के धुनी रहे और उसी लिए घर बार छोड़कर प्रचारक बने। लेकिन प्रचारक बनते हुए जो एक आपकी सोच थी, वो सोच और आज जो मौजूदा सोच है, वो किस मुकाम में, उसमें मतलब कितनी प्राप्ति, कैसे वो सोच यहाँ तक कैसे पहुंची? पहली बात है, बच्चा 5वीं कक्षा में अगर एडमिशन लेता है, 7वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, 8वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, वो एक नींव बनती हैं जो आगे जाकर के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, आगे नोबेल प्राइज विनर बनेगा, आगे रिसर्चर बनेगा। लेकिन ये नींव वहाँ पक्की होती है। मुझे बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा देश के लिए जीने के संस्कार मिले हैं, डिसिप्लिन से जीने के लिए संस्कार मिले हैं, कठोर परिश्रम करने के लिए संस्कार मिले हैं, खुद के लिए नहीं औरों के लिए सोचने के संस्कार मिले हैं। और मैं इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे स्वयं, आज लोग, मैं जब दौरा करता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आप थकते नहीं हो क्या? आप सुबह शाम इतने दिनों से दौड़ रहे हो? उसका मूल कारण है संघ के अंदर कठोर परिश्रम की मेरी ट्रेनिंग हुई है। खुद के लिए कम सोचना,
जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए ज्यादा सोचना, ये मुझे बचपन से ट्रेनिंग नहीं ये है, लेकिन उसके साथ में मूल भाव समाज सेवा का था। लेकिन समाज सेवा के साथ राज या सत्ता का ये जो मुकाम बना, ये कन्वर्ट कैसे हुआ? मेरे लिए आज भी राजनीतिक क्षेत्र ये एम्बिशन नहीं है, एक मिशन है। हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमारे लिए सत्ता सब कुछ नहीं है, समाज भक्ति सब कुछ है। यही तो हमारे संस्कार हैं, जो हम जहां भी बैठेंगे, जिस जिम्मेवारी के साथ बैठेंगे, जिस दायित्व को निभाएंगे, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण, भारत माँ फिर से एक बार जगत गुरु का स्थान प्राप्त करे, विश्व की स्पर्धा में हमारी भारत माता भी एक शक्ति बन करके उभरे, ये हर भारतवासी का सपना होना चाहिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का सपना होना चाहिए। ये आपने घर छोड़ते हुए या पारिवारिक बंधनों से मुक्त होते हुए आरएसएस ज्वाइन करते हुए ये इरादा, ये उद्देश्य किया था? दिन मुझे जितना भी मौका मिलेगा, अगर एक गरीब की सेवा करने का मौका मिलेगा तो एक की करूंगा, 50 की सेवा करने का मौका मिलेगा 50 के करूंगा, 5 लाख की सेवा करने का मिलेगा मौका मैं 5 का करूंगा, 6 करोड़ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो 6 करोड़ की करूंगा, 125 करोड़ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो 125 करोड़ की करूंगा। स्केल बदलता जाएगा, इरादा नहीं बदलेगा, रास्ता नहीं बदलेगा। मतलब वो नियति जहां ले गई, आप इसमें नियति को, अपना भाग्य को ज्यादा मानेंगे योगदान इस मुकाम पे, या कर्मवादी होने के का ज्यादा मानेंगे? मैं मानता हूं देश के लिए जो 3 चीजों की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो नेता, नीति और नियत। बाद ही अगर ये ठीक हुआ तो नियति भी तो अच्छा सोचती है। मोदी जी, आपको लेकर लोगों में उम्मीदें इतनी अधिक है कि सोशल मीडिया में यहाँ तक कहा जाता है कि आप आएंगे तो डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। इतनी ज़्यादा उम्मीदें, इन उम्मीदों का भार आप महसूस नहीं करते? और क्या ये उम्मीदें, इस तरह की उम्मीदें पूरी की जा सकती? कैसे होगा ये सब? आखिर ये उम्मीदें क्यों जगी है, और ये उम्मीदें वाजिब नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान का रुपया ताकतवर नहीं होना चाहिए क्या? क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को महंगाई से बचने के रास्ते नहीं होने चाहिए क्या? तो जहाँ तक जनता की उम्मीदें हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है कि आसमान के तारे तोड़ करके लाओ। जनता ये नहीं कह रही है कि मेरे घर के आगे रोल्स रॉयस कार रख दो। मिनिमम चीज़ें मांग रही है जनता जी, और सरकार का ये दायित्व है आज़ादी के 60 साल के बाद। और मैं तो मानता हूँ 7 साल के बाद भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे। हम याद करें, स्मरण करें उन महापुरुषों का जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग किया, जिंदगी जलों में खपाई, कुछ ने फांसी के फंदे पर लटक गए। जिन सपनों को लेकर के उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्या ऐसा हिंदुस्तान हम उनको दे सकते हैं? हम अभी से तय करें कि आज़ादी के 75 साल जब मनाएंगे, देश जब आज़ादी का अमृत पर्व मनाता होगा, तब ऐसा हिंदुस्तान हम लोगों को देंगे। अगर ये भाव बनाएंगे तो जनता भी आपके साथ जुड़ेगी। विकास सरकार का एजेंडा नहीं होता है, विकास 125 करोड़ देशवासियों का एजेंडा होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने ये करतब करके दिखाया था। उन्होंने जब कहा जय जवान जय किसान, और उस समय हम विदेशों से गेहूं लाते थे, इसी देश के किसानों को उन्होंने ललकारा, इसी देश के किसानों ने देश के अन्न के भंडार भर दिए। क्या सरकार की ऑफिस में अन्न पैदा होता था क्या? क्या अन्न वहीं हर एक के टेबल पे उगाया जाता? क्या किसानों ने करके दिखाया। परिवर्तन इसी प्रकार से आता है। आप 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का महात्मा समझो, उनके सपनों को पूरा करने का अवसर दो। आप देखिए हिंदुस्तान कितना भाग्यवान है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। सारी दुनिया हम पे ईर्ष्या करे, ऐसा हमारा देश है। हम उन नौजवानों को अवसर दें, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं, यही जो आपने कहा है कि जो 60 साल से जो लोगों के सपने थे, उम्मीदें थी, वो आज सब एक तरह से बिल्कुल उम्मीद का प्रतीक आप बने हैं। उस उम्मीद में नौजवान भी, खास तौर पे बहुत उम्मीदें जो 35 साल से कम की उम्र का जो नौजवान है, लेकिन नौजवान बहुत जल्दी
असहज होता है, बहुत जल्दी धैर्य खोता है, उनको अगर जल्दी से नतीजे नहीं मिले तो उसकी जो जोखिम है, उसके जो खतरे हैं, वो क्या आप मानते गंभीर नहीं होंगे? मैं नहीं मानता हूं जैसा आप नौजवान का एनालिसिस करते हैं वैसा मैं नहीं करता हूं। पीढ़ी काफ़ी बदल चुकी है। आज का नौजवान प्लस माइनस हर चीज़ का एनालिसिस करता है, वो स्थितियों को समझता है, और अगर उसको विश्वास हो जाए हाँ कदम सही दिशा में है, तो उसके बाद जितनी धीरज है उतनी धीरज किसी के पास नहीं है। और इसलिए हम हमारे युवा पीढ़ी की शक्ति, उसका एनालिटिकल माइंड, उसका काम करने का उत्साह, इसको कम ना आके उस पर भरोसा करें। आवश्यकता इतनी है कि उसके और आपके बीच डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका और उसका कनेक्ट रहता है, आप उसकी बात को समझते हैं, आप उसको भी कहते हो छोड़ो यार अभी ये दो करेंगे, तो देश का युवा चलने को तैयार है। जी, उस अनुसार युवा के मसलों के ऊपर आप कौन सी दो तात्कालिक प्राथमिकताएं जिनके ऊपर आप फोकस करेंगे, कौन सी हो सकती है? शिक्षा, रोजगार या? सबसे बड़ी बात है रोजगार, जॉबलेस ग्रोथ, जिसके लिए यूपीए की 10 साल की पहचान है। जॉबलेस ग्रोथ ये बहुत बड़ा संकट बना है। विकास के हमारे पैमाने क्या हो? विकास अगर हम औद्योगिक विकास चाहते हैं, कृषि विकास चाहते हैं, तो जैसे उत्पादन बढ़े साथ साथ रोजगार बढ़ने चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। दूसरा, जैसे मैं टूरिज्म कहता हूं, टूरिज्म का सीधा लाभ नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। हमारे विकास का, अब जैसे आउटसोर्सिंग होता है, हमारे देश में रिसर्च पर हम बहुत कम बल देते हैं। रिसर्च और इनोवेशन ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस नाते हायर एजुकेशन। जी, आज देखिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन में हम बहुत पीछे हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवानों के पास टैलेंट नहीं है? अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में हमारे नौजवानों का भी रुतबा बना दे, तो दुनिया उसी से तय करेगी कि भाई कौन देश आईपीआर में आगत है, कौन देश पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आगे है, कौन देश रिसर्च कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है। ये दुनिया के पैमाने बदल चुके हैं। उन पैमानों पर हम बल देंगे, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उसको कर सकता है। वो नौजवान और नई पीढ़ी बुनियादी तौर पर ये भी चाहती है कि मेरिट को महत्व मिले, आरक्षण और ये तमाम चीज़ें पीछे जाए, बदलते वक्त के साथ नई तरह की कसौटियों पे उनको अवसर मिले। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरे गुजरात के अंदर जब मैं आया तो इंजीनियरिंग में 13,000 सीटें थी, और आरक्षण के इशू को लेकर के तनाव पैदा होता था। आज मेरे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग की सीट हो गई। आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप विकास ऐसा करो सबको मिले अवसर। कोई लूटना नहीं चाहता है, कोई लूटना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम सबको अवसर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? गरीब से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, सबको हक मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी महिला विकास और आरक्षण को लेकर एक अलग सोच लिए हुए हैं। देखिए, हमने गुजरात के अंदर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो गवर्नर बैठे हैं वो एक महिला है, उस पर साइन करने को तैयार नहीं। कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, वो अटका के बैठे हैं। हम इसमें प्रतिबद्ध हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट पर सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे सामाजिक जीवन में ये जो भेदभाव का भाव पड़ा है, स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव का एक ऐसी सोच पड़ी हुई है, इस पर हमने बहुत काम करना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर करना पड़ेगा, सांस्कृतिक स्तर पर करना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था में करना पड़ेगा। ये बदलाव चाहना चाहिए। स्त्री और पुरुष का भेद ये हमारे मानसिक अवस्था में होना ही नहीं चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। दूसरा, मैं स्पष्ट मत कहूँ कि महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय करने का हक मिलना चाहिए। बेटी को जन्म लेने का आज हक है कि नहीं, सवाल है, उसको हक मिलना चाहिए। उसको कितना पढ़ना, कहाँ पढ़ना, कैसे पढ़ना, उसका निर्णय आज वो नहीं कर पा रही है, उसको हक मिलना चाहिए। शादी कब करनी, नहीं करनी, उसका निर्णय करने का हक बेटी को मिलना चाहिए। कैरियर बनानी है तो कैरियर कैसी बनानी, कब बनानी, कहाँ बनानी, बेटी को निर्णय करने का हक होना चाहिए। शादी कब करें, परिवार कितना बड़ा बनाए, 2 बच्चे करें, 3 बच्चे करें, न करें,
उसका निर्णय करने का भी बेटी को हक होना चाहिए। ये हमारी समाज व्यवस्था में लाना ये पड़ेगा। सामाजिक सुधार के दायरे में या समाज व्यवस्था के मामले में, लेकिन हक और कानून बनाने, क्योंकि महिला आरक्षण और ये बाकी जो सुरक्षा को लेकर जितने कानून बने, मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलाव आता है। गुजरात में हमने एक समरस ग्राम की योजना की। समरस ग्राम की मूल कल्पना तो विनोबा भावे जी की थी, तो मैंने लागू किया मेरे राज्य में। गांव के लोग मिलकर के सर्वसम्मति से अपनी पंचायत की रचना करें। उसमें वहीमन आरक्षण भी होती हैं, दलित आरक्षण भी होता है, ट्राइबल सब होता है, लेकिन गांव सर्वसम्मति से करता है। और जो लोग ये करते हैं उनको मेरे यहाँ विकास के लिए स्पेशल राशि हम देते हैं। कुछ गांव ऐसे निकले जिन्होंने तय किया कि हमारी पूरी बॉडी में एक भी पुरुष नहीं होगा। करीब करीब 250-300 गांव ऐसे हैं मेरे राज्य में जिसका पूरा कारोबार महिलाएं चलाती हैं। जब उस गांव ने तय किया कि हमको महिलाओं को कारोबार देना है, सरपंच महिला होगी, पंचायत के सभी सदस्य होंगे, बोर्ड होता है तो एक भी पुरुष वहां नहीं होता है, तो मैंने तय किया उनको पूरी मदद करूं। और आज मेरा अनुभव है कि महिलाओं द्वारा संचालित गांवों में विकास बहुत तेजी से हुआ है। हमें अवसर देना चाहिए। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, सरकार की तरफ से जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। कानून के मामले में एक ही आपने पहले कहा कि कई कानूनों का अपने यहाँ अंबार लगा हुआ है, पुराने कानून और अप्रासंगिक कानून को हटाने की, और ये भी बात होनी चाहिए सुधार, कानूनन तौर पर सुधार, और एक उसी के साथ में कानून व्यवस्था, अदालती व्यवस्था या जो न्यायपालिका को या मुकदमों को लेकर, और पुलिस व्यवस्था, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, कभी कभी तो मुझे लगता है लॉलेसनेस ये हकीकत है, लेकिन लेस लॉ ये जरूरी है। एक तरफ है लॉलेसनेस और दूसरी तरफ आवश्यकता है लेस लॉ। मैंने कहा ना, कानूनों का जंगल बना हुआ है। कुछ तो कानून है जो 19वीं सदी में, 18वीं सदी में बने हुए, हम लेकर के घूम रहे हैं। जगत बदल चुका है। जितना इससे मुक्ति पाएंगे उतना सरलीकरण आएगा। दूसरा, कानून और व्यवस्था, उसके कई पहलू हैं। एक है हमारे पुलिस फोर्स का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमें उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आज क्या होता है, 6 फुट का नौजवान है, पुलिस में भर्ती होता है, 9 महीने हाथ पैर ऊपर नीचे करता है और उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है, कानून पकड़ा दिया जाता है। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया है, पहली बार देश में हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। जिसको भी सिक्योरिटी फोर्सेज में जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, वो वहीं से ग्रेजुएट होगा। और ग्रेजुएट होने के बाद अगर अच्छे मार्क्स लाता है, और उसमें सब पढ़ाया जाएगा, उसको कानून पढ़ाया जाएगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा, उसको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डिसिप्लिन सिखाई जाएगी, उसको मॉब साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसको विमेन के राइट्स पढ़ाई जाएंगे, सारी चीजें पहले से ही पढ़ाई जाएगी। तो एक बहुत ही एबल मैन पावर तैयार होगा। और वो अगर पुलिस में इंजेक्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आएगा, और एक बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। दूसरा, आज क्राइम का रूप बदल चुका है। आज क्राइम में टेक्नोलॉजी आई है, साइबर क्राइम का बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल ऑफेंस बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे लिए इस दुनिया को पहुंचना है, तो अगर गुनहगार टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो इन्वेस्टिगेशन भी टेक्नोलॉजी, तो हमें फॉरेंसिक साइंस पर बल देना पड़ेगा। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। कॉलेजेज में कहीं कहीं फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट है, कोर्सेज चलते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में एक ही है, और वो गुजरात में है। हम उसमें जजेस को भी पढ़ाते हैं, लॉयर्स को पढ़ाते हैं, हम पुलिस को पढ़ाते हैं, और सारी बात, जैसे अभी हमारे देश में बलात्कार होता है, तो बलात्कार की घटना को मेडिकली किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको देखा जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन तैयार की है, स्टाफ को ट्रेन किया है। बलात्कार की घटना होगी तो ये मोबाइल वैन वहां पहुंचेगी, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे, उस बलात्कार जिसका हुआ है उस देवी का सम्मान बना रहे, और फिर भी पूरी जांच हो, उसके सारे प्रोटोकॉल, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब बनाएंगे। अगर हम इस आधुनिक विज्ञान तो लेके जाएंगे
तभी तो जाकर के हम बदलाव लाएंगे। सिर्फ एक कानून बना दिया और वो राजनीति करते रहे और वोट पाने के लिए खेल खेलते रहे, इससे नहीं होता है। मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं आस्थावादी हूँ, मैं परम शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। उसने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो मुझे करना चाहिए, उससे नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर को बार बार जाके परेशान मत करो, ये करो वो करो, वो उसने मुझे यहाँ भेजा है, उसने मुझे जो काम लेना होगा वो लेता रहे। उस नाते कर्मवादी आप बिल्कुल के जो रहूँगा। हाँ, लेकिन हम लोग तो क्या है, सुबह शाम जा करके आरती उतार उसको कहते हैं ये करो वो करो, कि वो कोई हमारा एजेंट है क्या? परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा हमसे जो करवाएगा हमें करना चाहिए। परमात्मा जो सद्बुद्धि देगा उस सद्बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। बचपन से लेकर अभी तक आपका रोल मॉडल कौन रहा? वैसे मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहा और पढ़ने का भी मेरे गांव की लाइब्रेरी थी तो ज़्यादातर वही मिलता था और उसमें मूलतः बात देशभक्ति की होती थी। वे तो सन्यासी थे, आस्थावादी थे, परमात्मा में विश्वास करने वाले, लेकिन क्या कहते थे? सब भगवान को भूल जाओ, सिर्फ भारत माता को याद करो, ये कहते थे वो। ये चीजें मुझे बड़ी अपील करती थी। वो कहते थे दरिद्र नारायण की सेवा वो ईश्वर की सेवा है, गरीब का कल्याण करो ये भगवान का काम कर रहे हो। वो कहते हैं फुटबॉल खेलो, गीता बाद में सोचना। अब ये बातें जो है बड़ी क्रांतिकारी थी और इन चीजें मुझे पसंद आती थी। आपकी सबसे पठनीय, जो आपकी सबसे प्रिय पुस्तक जिसने आपको विचारों के नाते प्रभावित किया हो कोई? ज्यादातर तो मैं पहले तो बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ा हूँ बचपन में, तमाम तरह का साहित्य। मेरे गांव में जो लाइब्रेरी थी उसमें जो उपलब्ध था, छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार, और लाइब्रेरी में जो उपलब्ध था मैं पढ़ता रहता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा उससे नाता टूट गया है। इन दिनों तो जो नई चीज़ आती है उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और इसलिए चाहे आध्यात्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, कुछ हिस्ट्री की बातें हो, कुछ मानवीय रुचि प्रकृति प्रवृत्ति की बातें हैं, इन चीज़ों को मैं देखता रहता था। इन दिनों तो मैं पढ़ नहीं पाता। पर इन दिनों आपकी दिलचस्पियाँ कुछ, कोई हॉबी, कुछ ऐसी दिलचस्पी, फिल्म, संगीत, पुस्तक, ज़्यादा कोई दिलचस्पी है या समय नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा? दिलचस्पी तो बहुत है, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। जी, संगीत क्लासिकल या उस कुछ? इट डिपेंड्स। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल संगीत मुझे ज़्यादा पसंद आता है और मैं मानता हूँ वो एक चेतना जगाता है और भारत का संगीत तो मन को डुलाता है, पश्चिम का संगीत तन को डुलाता है, तो जो मन को डुलाता है वो ज़रा ज़्यादा पसंद आता है। तो संगीत भी पसंद है मुझे। पहाड़ों पर जा कर के टहलना बहुत अच्छा लगता है। हिमालय मेरी प्रिय जगह रही है, तो सब पसंद तो है। नहीं, लेकिन मेरा एक प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर संघ के तमाम दूसरे प्रचारकों को देखते हो, ये देखते हो, आपकी जो दिलचस्पियाँ, आपकी जो ड्रेस से लेकर आपकी जो स्टाइल है, आपके जो अंदाज है, वो बिल्कुल बहुत अलग से लगते हैं, उसकी तारीफ भी बहुत होती है। ये आपने कहाँ से, मतलब आपका ऑफिस दफ्तर देखें या तमाम चीज़ें जो ये कैसे हुआ, ये संस्कार कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ, ये एक भ्रम फैलाया गया है, किसी ने इसकी बारीकी नहीं देखी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आज, और मैं चाहूँगा कि आपका टीवी दर्शकों के लिए बहुत ये दिलचस्पी वाला। बहुत साल पहले की बात है, एक प्रसिद्ध अखबार के सीनियर एडिटर, सुबह 7:30 बजे उनका फ़ोन आया। मैं दिल्ली में रहता था, पार्टी का महासचिव था। उन्होंने फ़ोन किया कि मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 10:30-11 बजे आ जाइए, मैं 11 शुगर रोड पे हूँ। नहीं बोले, मैं अभी आपके घर के दरवाजे बाहर खड़ा हूँ, अगर आप कहें तो। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर ले आया। तो मैं वो भगवे कलर की लुंगी पहनता हूँ, तो मैं अपना, और मैं वो कंबल पे सोता था पहले, तो कंबल पे बैठा था, अखबार पढ़े थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, और एक तांबे के लोटे में पानी भरा पड़ा था, और एक प्लास्टिक की कुर्सी थी। मैंने उनको बिठाया, एक कमरे में रहता था। एक रूलिंग पार्टी का महासचिव था मैं, इतने बड़े देश की रूलिंग पार्टी का मैं ऑर्गेनाइजिंग महासचिव था। मैं ऐसे रहता था। उनको बिठाया, मैंने उनको पूछा चाय पियोगे क्या?
तो बोले हाँ पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं एक गिलास लेकर के बाहर गया फुटपाथ पे, जब फुटपाथ की लॉरी पे चाय बेचता है वहाँ से चाय लेके आया, मैंने उनको चाय पिलाया। फिर मैं उनको पूछा क्या काम था, तो बहुत परेशान थे वो। मैंने कहा क्या काम था बताइए ना, आप सुबह सुबह आए तो कुछ तकलीफ होगी आपको। नहीं नहीं कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आया था। मैंने कहा नहीं भाई, कोई पत्रकार सुबह उठ करके आ जाए ये संभव ही नहीं है, कुछ तो होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई मैंने कहा नहीं यार तुम आज बता दो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मैगजीन ने तय किया है कि जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग प्रचारक राजनीति में आए हैं उनकी जीवन शैली बदल गई है, तो उस पर हम एक स्टोरी करना चाहते हैं और उसमें आपका भी नाम है कि आपकी जीवन शैली बदल गई है। मैंने कहा जो देखा, तो बोले ये देख करके मैं परेशान हूं कि मैं स्टोरी क्या करूं। बोले हम लोग तो सुनते थे, बोले ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी रिक्वेस्ट है ये स्टोरी को छापो। देश का दुर्भाग्य है उस मैगजीन ने उस स्टोरी को किल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चलता है। ये सिंपल मैं चश्मा पहनता हूँ, लेकिन लगाते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा पहनता हूँ। ये सिंपल खद्दर का कपड़ा है, लेकिन अगर मैं ढंग से जीता हूँ और परमात्मा ने जो बदन दिया है उस बदन पर कोई चीज शूट करती है, तो आपने मुझे ऐसा बना के रखा है। जो ढंग से जीना है वो सहज है, वो कृत्रिम नहीं है। ये आप दो चीजें हैं जी। क्या साफ सुथरा जिंदगी नहीं होनी चाहिए क्या? जी जी जिंदगी साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए क्या? जी आप मैं हैरान हूँ जी किस प्रकार से चीजें चलाई अब, लेकिन अब दिन रात हम कहाँ लोगों को सफाई देने जाएंगे। मोदी जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जीवन के सबसे सुखद पल या सुखद वक्त कौन सा रहा या सबसे और दुखद कौन सा वक्त रहा? अगर मेरे जीवन में सुखद वक्त अभी आया नहीं है। मेरा उस सुखद वक्त का लक्ष्य मेरे गरीब से गरीब परिवार के पास रहने को जब घर होगा, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए शिक्षा होगी, किसान को आत्महत्या न करनी पड़ती होगी, मतलब वो मूल जो विचार के लिए भटकना नहीं पड़ता, जो प्रचारक वक्त बनते हुए विचार, मूल विचार जो ऐसी मेरी जब भारत माता होगी, ऐसा मेरा देश होगा, तब जाकर के मुझे संतोष और सुख होगा। तब तक सुख कैसा, चैन कैसा। दुखद क्षण कौन से रहे आपके? मैं दुखों की कभी गिनती नहीं करता हूँ, न उस पर अपना समय खराब करता हूँ। एक अंतिम सवाल कि संघ और आरएसएस के संस्कार से आप निकले हुए में उसमें एक सामूहिकता, एक उसको लेकर ये बहुत कहा जाता है कि सामूहिक तौर पर विचार विमर्श तमाम है। आपको लेकर एक मोटे तौर पर ये धारणा भी जैसे बनी हुई है कि आप अकेले अपने निर्णय करते हैं, इसको लेकर क्या ये धारणा, इसकी क्या वजह? जी जी ये जो मेरे रहन सहन और कपड़ों को लेकर के जो झूठ चलाया गया है, एक दूसरा झूठ है, क्योंकि मुझ पर कोई गंभीर आरोप तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का ये आरोप चलाते रहते हैं। जी इतना बड़ा गुजरात जिसमें जो बदलाव आया, क्या कोई एक आदमी ला सकता है क्या? बिना टीम कभी सफल नहीं होता है। और मेरे यहाँ आज भी मैं कहता हूँ टीम गुजरात, टीम के बिना सफल नहीं होता है भैया। जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, आप उनको सुनते नहीं हैं। कभी मेरे साथ काम करके देखिए। और मेरी सफलता का मूल कारण ये है कि मैं सबको सुनता हूँ। मेरी सफलता का कारण ये है कि मैं सबसे राय मशवरा करता हूँ। हाँ, एक बार सबकी राय बन जाए और नतीजे पर फैसले इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं पूरी शक्ति लगा देता हूं। ये अभी पूरे पिछले 3-4-6 महीने के प्रोसेस में भी इसी अप्रोच से काम हुआ, सारा कुछ किया आप? मैं बचपन से यही सीखा हूं, मुझे और कोई टेक्निक आती ही नहीं है। आती नहीं, मैं करने जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। टेक्निक आती नहीं मुझे। सबको सुनना, सबको साथ लेना और सबको जोड़ना, यही मेरी सफलता का मूल बिंदु है। लेकिन जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते और मोदी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं, तो यही कुछ चीजें हैं, चलाते रहते हैं। अब उनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है ना। तो मेरी तरफ से उनको इतनी मदद तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र ये हम सबका दायित्व है। चुनाव एक लोकतंत्र का महा उत्सव होता है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, मत जरूर देना चाहिए। हमें मतदान करना चाहिए। कभी भी मतदान से कतराना नहीं चाहिए। परिवार में शादी हो और 50 काम हो,
भयंकर गर्मी हो, फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र की वही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोदी जी, बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, मेरी टीम अजीत द्विवेदी, श्रुति व्यास और ईटीवी हेड जगदीश चंद्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का ईटीवी नेटवर्क को दिया गया 66 मिनट का इंटरव्यू। धर्म, ज्योतिष और ग्रंथों के मुद्दे पर, हालांकि फेस वैल्यू पर नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में केवल जाने से या मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, या दूसरे शब्दों में ईश्वर उन्हीं की मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं हरिशंकर व्यास के इस आकलन से सहमत हूँ कि शायद कोई न कोई देवी कृपा इस व्यक्ति पे ज़रूर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक किस्सा आपसे, दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि 2001 में 7 अक्टूबर को जब पहली बार नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, उस समय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। इस घटना से ठीक 6 महीने पहले जयपुर के एक प्रसिद्ध ज्योतिष डॉक्टर केदार शर्मा दिल्ली के हिमाचल सदन में नरेंद्र मोदी से मिले। उस समय मोदी हिमाचल के संघ प्रचारक हुआ करते थे। उस समय रंजन भट्टाचार्य, हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल और ओम प्रकाश सकलेचा वहाँ पे मौजूद थे। उन सबके बीच ज्योतिष केदार शर्मा ने यह कहा कि आप तो 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे और पहली बार आप 7 अक्टूबर को शपथ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि केदार भाई, हम लोग संघ प्रचारक हैं, हम जनता की सेवा में हैं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लेकिन विधि का विधान या देवी कृपा कि एक दिन अचानक 5 अक्टूबर 2001 के आसपास नरेंद्र मोदी को वाजपेयी जी का फ़ोन आया कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है, वहाँ का चार्ज संभालना है। और इस तरह से वो मुख्यमंत्री बने और ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुरूप वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस बात के काफ़ी संकेत हैं कि कोई न कोई देवी कृपा या ऐश्वर्य संयोग मोदी के पक्ष में रहता है, जो उन्हें सत्ता और कुर्सी के करीब लाता है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, उनके राजनीतिक दर्शन पर स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस साफ तौर पर देखने को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन इसके बावजूद मोदी शास्त्री के मुरीद हैं और वो कहते हैं कि जो नारा जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने दिया था, वो एक लोकप्रिय नारा था, उसमें एक कमिटमेंट था, एक सोच थी, एक फिलॉसफी थी, और उसे आज फिर से मोदी रिवाइव करना चाहते हैं। आपने देखा कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनल लाइफ को इस चैनल के साथ शेयर किया है। उनकी सारी बात का लब्बल-लबाब ये है कि वो एक फक्कड़ आदमी की तरह अपना जीवन जीते हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कौन सा म्यूज़िक उनको पसंद है, कौन सा पहनावा पसंद है, क्या खान पान पसंद है, क्या लाइफस्टाइल पसंद है। और जब हम उनके पहनावे की बात करते हैं तो आजकल आम तौर पे सोशल मीडिया में और दूसरे सर्किल्स में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनते हैं। ये सवाल जब हरिशंकर व्यास ने उनसे किया तो मुस्कराए और उन्होंने कहा कि भाई, जो कपड़ा मेरे तन पे सूट करेगा वही पहनूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है, इसमें दूसरों को क्या आपत्ति हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो काफ़ी कमांड में हैं, कॉन्फिडेंस में हैं और पहली बार पर्सनल लाइफ के पत्ते वो ईटीवी के साथ खोल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बिना किसी हिपोक्रेसी के, बिना दिखावे के कही कि हाँ ये सही है कि अब किताबों से मेरा संबंध टूट गया है, आजकल मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गांव की लाइब्रेरी में जो किताबें थी जितनी थी उतनी ही पढ़ता था। तो इस तरह कुछ बातें हैं जो उन्होंने इस इंटरव्यू में शायद पहली बार कही हैं और अपने सरल व्यक्तित्व को जैसा कि वो दावा करते हैं उसे उन्होंने हमारे दर्शकों के सामने, देश के सामने, जनता के सामने
रखने की कोशिश ईटीवी की मार्फत की है। एक और महत्वपूर्ण बात मोदी ने इस इंटरव्यू में कही है और वो ये है कि वो डिक्टेटर नहीं हैं। उनके बारे में आम तौर पे कहा जाता है, भाजपा में भी कुछ लोग कहते हैं कि वो अधिनायकवादी ढंग से काम करते हैं। उनकी वर्किंग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप का पुट नज़र आता है। अलबत्ता बात दूसरी है कि वो एक लोकप्रिय डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों में भाजपा के एक वर्ग में अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि मोदी डिक्टेटोरियल ढंग से काम करते हैं। तो देखना यह है कि सत्ता में आने पर मोदी अपने इस तौर तरीके को बदलते हैं या फिर उन पे जो अधिनायकवाद का आरोप लगता है वो आगे भी लगता रहेगा। लेकिन मोदी शायद इन सब के प्रति सचेत हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं अधिनायकवादी नहीं हूँ, मैं फैसले नहीं थोपता हूँ, मैं लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में काम करता हूँ, मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हूँ, मैं सारे फैसले सबको साथ बैठा के करता हूँ। और मोदी की इस बात में कुछ दम भी लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं टिकट वितरण का काम संसदीय बोर्ड की बैठक में, बाकी सब जगह, तो निश्चित तौर पे कम से कम फेस वैल्यू पे ये जरूर नजर आता है कि मोदी लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं और कलेक्टिव लीडरशिप का रूप देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मोदी की यह साफ सोच है कि प्रधानमंत्री को एक ऐसा राष्ट्र नायक होना चाहिए जो हर दिल पे, हर आदमी के हृदय पर राज करे, और जब भी उसकी सभा हो तो लाखों लोग, करोड़ों लोग उसे सुनने के लिए उमड़ें। इसी टारगेट को, इसी दर्शन को मोदी ने अपने सामने रखा है। और शायद यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक मीटिंग्स में, केरल की पब्लिक मीटिंग्स में, वेस्ट बंगाल की पब्लिक मीटिंग्स में बड़ी संख्या में लोग मोदी को सुनने और देखने के लिए आते हैं। यह सचमुच रिसेंट टाइम्स की एक पॉलिटिकल मिस्ट्री है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इससे कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 16 मई के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ही नरेंद्र मोदी शायद मानसिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब 18 या 19 मई को राष्ट्रपति भवन में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह उनके लिए मात्र एक औपचारिकता है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कमर कस रखी है कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए दूसरे दलों के साथ मिलकर वैकल्पिक मोर्चा बनाना पड़े और किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर से समर्थन देना पड़े। इसलिए अब ऐसी स्थिति में उत्सुकता केवल इस बात को लेके है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ अपने प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंसेस के साथ क्या 272 का जादुई आंकड़ा जुटा पाते हैं, या फिर बीजेपी के पुराने इंडिया शाइनिंग कैंपेन की तरह नरेंद्र मोदी कैंपेन भी फ्लॉप हो जाता है। अब ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी समय।